नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, जो जैसा कि आपको पता है कि मैंने इसके पहले आपको जुरिस्प्रूडेंस, जो विधि शास्त्र जिसे कहते हैं हिंदी में, उसके संदर्भ में नेचुरल लॉ के संदर्भ में मैंने आपको वीडियो यूट्यूब पर डाला था और आपको बताया था कि जो विधि के विद्यार्थी हैं, जिसमें एलएलबी हैं या वो बीए एलएलबी करते हों, चाहे वे सीसीएस यूनिवर्सिटी से करते हों, चाहे अवध यूनिवर्सिटी से करते हैं, आगरा यूनिवर्सिटी से, कानपुर यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी वो विधि की पढ़ाई कर रहे हैं, जो इतने भी स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके सिलेबस में और सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके सिलेबस में, तो वहाँ विधि शास्त्र की पढ़ाई की जाती है। किंतु दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदी मीडियम में और नोट्स और क्लासेस उनको सही ढंग से नहीं प्राप्त हो पाती है, जिसके कारण से वो विधि शास्त्र में बैक लग जाती है उनके पेपरों में। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सिविल जज की एग्ज़ाम देना चाहता है और दे रहा है, जिसका एग्ज़ाम 12 फरवरी 2023 को शेड्यूल्ड हुआ है, निर्धारित है, तो अगर उसकी तैयारी कर रहा है या क्लैट की तैयारी कर रहा है, ठीक, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ जो विधि के संदर्भ में अपना ज्ञान वर्धित करना चाहते हैं, जो जैसे कि एडवोकेट हैं या शिक्षा शास्त्री हैं या बिजनेसमैन, तो वो भी अगर इससे संबंधित चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश दोनों को बाइलिंगुअल करके मैंने इसमें बहुत ही संक्षेप में एनालिटिकल स्कूल को बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, चल स्टार्ट करते हैं कि जो आपका विधि शास्त्र है, जिसमें हम एनालिटिकल स्कूल की बात कर रहे हैं, एनालिटिकल और पॉजिटिव स्कूल, तो ये इसकी बात मैं बता दूं दोस्तों कि जो एनालिटिकल स्कूल है, जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है, वो विध्यात्मक या पॉजिटिव या इम्परेटिव या विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद, जिसे एनालिटिकल पॉजिटिविज्म कहते हैं, कि 3 नामों से जाना जाता है इसको। तो इसमें किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन पेपर में आए इस तरह के क्वेश्चन। तो दूसरी बात दोस्तों, इस विचारधारा का उदय जो होता है, जो प्रादुर्भाव होता है, जो इस्टेब्लिश होती है, ये 19वीं सदी, मतलब 19th सेंचुरी में, प्रारंभिक वर्षों में इसका नेचुरल लॉ के अगेंस्ट प्रतिक्रिया स्वरूप इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक, इस विचारधारा के अंतर्गत दोस्तों, जो विधि की उत्पत्ति एवं विकास के इतिहास की ओर ध्यान न दे करके इसमें वर्तमान में प्रचलित जो विधियां हैं उसके विश्लेषण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। तो अब आते हैं दोस्तों इस विचारधारा के जो कि समर्थक हैं, जैसे बेंथम है, ऑस्टीन है, सामंड है, हॉलैंड है, हेंस केल्सन है, ठीक, हार्ट हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे प्रमुख जो विधि शास्त्र हैं, इस विचारधारा के जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है, उसमें जॉन ऑस्टीन को और बेंथम को प्रमुख माना जाता है। तो जॉन ऑस्टीन को विश्लेषणात्मक विचारधारा का जो है एनालिटिकल जो पॉजिटिविज्म है, उसके प्रमुख प्रणेता के रूप में माना जाता है, प्रमुख चिंतक के रूप में माना जाता है। ठीक, मोस्ट जो फिलोसफर हैं इनको माना जाता है। और इन्होंने सन 1932 में, मीन्स 1932 में, विधि शास्त्र से संबंधित, जुरिस्प्रूडेंस से संबंधित अपनी एक बुक लिखी। उस बुक में उनका जो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म से संबंधित जो सिद्धांत था, कमांड ऑफ सॉवरेन, उस थियोरी को इसमें पब्लिश हुआ। तो उस बुक का क्या नाम है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। उस पुस्तक का नाम है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। प्रोविंस, क्योंकि दोस्तों इस पुस्तक को हमेशा जूरिस्प्रूडेंस से जो यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहा है या क्लर्क की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो इसको स्किप ना करे, उसको ध्यान से देखें। प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये पुस्तक का नाम 10 बार पूछा जा चुका है, हर बार पूछा जाता है, तो नाम से जाना जाता है। ऑस्टीन ने कहा है कि, अब इस पुस्तक में क्या कहते हैं ऑस्टीन, कहते हैं कि विधि ऐसे नियमों का संकलन है, मतलब कहते हैं कि जो विधि है, लॉ है, इज ए कलेक्शन ऑफ द,
ये द कलेक्शन ऑफ द रूल्स है। क्या है? कलेक्शन ऑफ द रूल्स है, जो कि एक बुद्धिमान, जो विजडम पीपुल के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए, विजडम पीपुल के लिए क्या किया? मार्गदर्शन के लिए निर्मित किया गया, मतलब डायरेक्शन के लिए। मतलब एक विजडम पीपुल जो आपका सुपीरियर होता है, वो अपने प्रवर के लिए कुछ ऐसी विधि का निर्माण करता है जिससे कि उसको, जो उसके और अधिकारी होंगे, जो उसके तो उनके लिए अधीनस्थ अधिकारी होंगे, उनके लिए क्या होगा? ये एक मार्गदर्शन का कार्य करेगा, जिस पर उसकी प्रभुता कायम रहेगी। तो कोई भी आप कहीं भी जाते होंगे, कहाँ जहाँ भी कहीं देखते हो, या परिवार में भी देखते होंगे, तो परिवार में कुछ ऐसे नॉर्म्स बना दिए जाते हैं आपके जो बड़े लोग होते हैं उनके द्वारा, और उसी के अनुसार जो उसके सदस्य हैं, मेंबर हैं, उसका पालन करते हैं। तो इसी तरह से जो जूरिस्प्रूडेंस में एनालिटिकल स्कूल है, जो सॉवरेन कमांड ऑफ सॉवरेन है, तो उसके द्वारा इस तरह की विधि बनाई गई है, ऐसा जो जॉन ऑस्टिन है उनका कहना है। तो जॉन ऑस्टिन के इन विचारों को आगे बढ़ाते हुए जो बेंथम हैं, उनके गुरु थे, तो ऑस्टिन ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि विधि के प्रति विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी दृष्टिकोण अपनाने वाले विधि शास्त्रियों ने कानून के संदर्भ में क्या कहा है, उसके 5 एलिमेंट्स हैं। तो 5 एलिमेंट्स जो हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। अब देखते हैं कि पहला जो एलिमेंट्स है, कहना है कि विधि मानव द्वारा निर्मित आदेश है। अब कहना है जो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म है, उसका कहना है कि जो विधि होती है वो मानव द्वारा निर्मित एक आदेश है। लॉ इज क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्डिनेंस या आर्डर। ठीक, तो फिर कहते हैं कि दूसरा जो कहता है कि विधि और नैतिकता पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न है। मतलब जो विधि है और नैतिकता है, मतलब लॉ है और मोरलिटी, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो विधि जैसी कि वह है, लॉ एज इट इज, और लॉ आट टू बी, मतलब दोनों क्या है? डिफरेंट है, दोनों में अंतर होना चाहिए, कहने का तात्पर्य है। थर्ड जो इनका कहना है कि विधिक सिद्धांतों का परीक्षण करते समय जब हम किसी विधिक सिद्धांत है उसका टेस्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन सिद्धांतों के ऐतिहासिक उद्गम, विकास, नैतिकता या सामाजिक ध्येय तथा उसके सामाजिक प्रभाव पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? इस विचारधारा का इसीलिए आलोचना होती है आगे जा कर के कि कोई भी विधि है वो समाज पे, उस नैतिकता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका उद्गम कैसे हुआ, कैसे उस प्रकार से प्रभावित करती है। ये एनालिटिकल स्कूल की जो विचारधारा है, ये जो इस बारे में तीसरा पॉइंट कहा गया, इसके संदर्भ में जो हिस्टोरिकल स्कूल है इसके द्वारा विरोध किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो इसको हम आगे जब हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ाएंगे आपको समझाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम देखते हैं किसी देश की विधि व्यवस्था से परिपूर्ण होती है, तर्क तथा तर्क के आधार पर निश्चित अर्थान्वयन, मतलब इंटरप्रिटेशन एवं निर्णयों तक पहुंचा जा सकता है। मतलब किसी भी देश की जो विधि व्यवस्था होती है स्वयं में अपने आप में क्या होती है? कंप्लीट लॉ होता है, और उसके तथा तर्क के आधार पे जो लॉजिक है, उस विधि के जो लॉजिक होंगे उस पर अगर हम लॉजिक करते हैं तो उसके इंटरप्रिटेशन करने के और उसके निर्णयों के माध्यम से हम ये प्राप्त जान सकते हैं कि उस देश की विधि व्यवस्था जो बनाई गई है उसका क्या ऑब्जेक्ट है और उस देश का क्या ऑब्जेक्ट है, वो क्या किस चीज गोल को प्राप्त करना चाहता है। फिर जो लास्ट पॉइंट इन्होंने कहा, जो एनालिटिकल स्कूल है वो कहता है साक्ष्य और तर्क पर आधारित निर्णय नैतिकता पर आधारित निर्णयों से कहीं अधिक उत्कृष्ट प्रभावी होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य सुपीरियर होते हैं, इम्पोर्टेंट्स होते हैं। कि अगर कोई निर्णय लेने के लिए अगर आपको कह दिया जाए कि एक साक्ष्य यहाँ पे दे दिया गया और इस पर आप एनालाइज करके आप जजमेंट दीजिए, और दूसरी तरफ कहा गया कि 3 व्यक्ति बैठा दिए गए, एक तरफ आपकी फादर हैं, एक तरफ मदर है, एक तरफ सिस्टर, एक तरफ भाई, तो अगर उसमें आपको जजमेंट करना हो कि आप कौन सही है कौन गलत है, तो वहाँ पे आपको
बहुत ही सोच समझ कर जजमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आप नैतिकता मोरल हो जाएंगे कि माँ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, कि फादर को दे, कि सिस्टर को दो, कि ब्रदर को दे। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास उनको नहीं लाया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, एक साक्ष्य लिया जाता है, वहाँ ABCD लिख दिया जाता है, उनके नाम के बारे में कुछ नहीं पता है आपको, तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको जजमेंट करने में ज़्यादा ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक, तो ऐसी स्थिति में इस विचारधारा का कहना है कि विधि शास्त्रियों को दो भागों में, जो विधि शास्त्री है एनालिटिकल स्कूल के, वे इसको दो भागों में बांटने का प्रयास करते हैं, दो डिवीजन करते हैं। तो इसमें हम दो जो डिवीजन किया गया है उसमें विधि शास्त्रियों के थॉट के ऊपर किया गया, उनके थिंक, ठीक, उनके विचारों के आधार पर किया गया। तो जैसे कि प्रथम में जो हैं वे जो विधि की व्याख्या संप्रभु के समादेश के रूप में करते हैं, मतलब वे विधि शास्त्री इन दिस लॉ इन द कमांड ऑफ सॉवरेन, जो कहते हैं कि जो विधि है वो कमांड ऑफ सॉवरेन है। तो उसमें बेंथम है और ऑस्टिन है, जो द्वितीय विचारक हैं, उसके अंतर्गत किसको रखा गया है, वे जो विधि की व्याख्या नियमों के रूप में करते हैं, कमांड ऑफ सॉवरेन के रूप में नहीं करते, बल्कि रूल के रूप में करते हैं व्याख्या। विधि एक रूल कहते हैं कि जो विधि है वो एक क्या है, रूल है। तो ऐसे में क्या है, केल्सन और हार्ट हैं। तो अब देखते हैं हम दोस्तों जो आपका केल्सन और हार्ट है, उसके बाद हम आते हैं ऑस्टिन के बारे में, बेंथम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कमांड ऑफ सॉवरेन जो थियरी है, इसका प्रमुख जो विचारक हैं उसमें दो हैं, बेंथम और ऑस्टिन। तो इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के से पहले हम देखते हैं कि जो बेंथम महोदय है वे क्या कहते हैं। ठीक, तो अगर ये कमांड ऑफ सॉवरेन थियरी के संदर्भ में कहा गया है कि जो विधि शास्त्रियों के दोनों के मत हैं, जॉन और ऑस्टिन और बेंथम, तो उनमें कहना है कि वे विधि शास्त्रियों का मत है कि विधि ऐसी परिकल्पना नहीं है जो वस्तुओं की प्रकृति से युक्त द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यह क्या है, संप्रभु मतलब सॉवरेन है, एक कमांड है, इसमें अनुशास्ती है मतलब सैंसन है, मतलब 3 पॉइंट्स कहते हैं। इसीलिए जस्टिस एलन ने कहा है कि जो जॉन ऑस्टिन का कमांड ऑफ सॉवरेन थियरी है वो त्रिवेणी है। क्यों कहते हैं कि उसमें संप्रभुता है, उसमें कमांड है, उसमें सैंसन है, इसलिए उन कहते हैं इन तीनों का एक क्या है, त्रिवेणी है, 3 शब्दों की त्रिवेणी। फिर हम अब आते हैं बेंथम के बारे में। तो बेंथम के बारे में हम ये विचार देखते हैं कि बेंथम का एक सिद्धांत देते हैं। उनका कहना है कि सुखवादी चिंतक, मतलब इनको सुखवादी चिंतक या उपयोगितावादी चिंतक भी माना जाता है जो बेंथम है। और जो जेरमी बेंथम है, इनका कार्यकाल अगर आप देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे टेन्योर दिखा जा रहा है, आपको स्पष्ट रूप से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 1748 से 1832 ईस्वी में इनका टेन्योर है। और बेंथम को आंगल जो विश्लेषणात्मक मतलब शाखा है, जो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म है, उस विचारधारा का संस्थापक माना जाता है। ठीक, बेंथम ने सभी विधियों को उपयोगिता की कसौटी पर कसने का प्रयास किया और उन्होंने एक सिद्धांत दिया, अधिकतम व्यक्तियों हेतु अधिकतम सुख, मतलब द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर। बेंथम के इस सिद्धांत के जो आधार सूत्र है उसमें एक हैप्पीनेस फिलॉसफी का प्रादुर्भाव होता है। और ये बार बार कहते हैं कि जो लॉ है उसका मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब कोई भी विधि बनाई जाती है तो वे उसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों का सुख प्राप्त हो। और ठीक, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जस्टिस जो बेंथम हैं, बेंथम महोदय हैं, उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें कि आपको अगर क्लैट की एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपी जुडिशरी की दे रहे हैं या किसी अदर कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें जूरिस्प्रूडेंस को ही पूछा जाता है। तो इसमें इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 6 पुस्तकों के नाम दिया गया है। तो यहाँ पे द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। इनकी प्रमुख पुस्तक है लॉज ऑफ लॉज इन जनरल, ये इम्पोर्टेंट है। द
फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, कमेंट ऑन कमेंट्रीज, कमेंट ऑन कमेंट्रीज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसमें इनका बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल दिया गया है कमेंट ऑफ कमेंट्रीज में। इनकी जो लास्ट एक पुस्तक है जिसको बार बार पूछा गया एग्जामों में, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। एन इंट्रोडक्शन, मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। तो दोस्तों इस प्रकार से जो बेंथम है उनके जो फिलॉसफी दी गई है आप समझ सकते हैं, सुखवादी चिंतन है। और इसको अगर ज़्यादा से डिटेल पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, और इसको मैं और अच्छे से इसके बड़े से वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं मैं करना चाहता, इसलिए मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच। और दोस्तों अब हम आते हैं, एक दूसरी फिलॉसफी है इसमें आपकी